हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में। एमएसटी 20 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण। मतलब इसे इंग्लिश में कहेंगे मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आज हम जानेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं ये पदार्थ। तो पदार्थ आप कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कि ठोस, द्रव, गैस। तो ये सही है आपका, मगर पूरी तरह से सही नहीं है। अब आप लोग एडवांस चले हुए हैं, 11 बार में चले गए हो, तो 11 बार के लेवल से बताइए ना कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए पहले हम दो तरीके से हम बताएंगे। पहले हम बताने वाले हैं भौतिकी के आधार पर। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग भौतिकी के आधार पर। तो पहले हम लोग भौतिकी के आधार पर जानेंगे। तो भौतिकी के आधार पर मात्र ये पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ठोस होता है पहला, फिर द्रव होता है, फिर तीसरा होता है गैस। इन तीनों को बताने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर ये पदार्थ है क्या, पदार्थ किसे कहते हैं। आप लोग हेडिंग बस पदार्थ के बारे में जानते हैं कि ठोस का परिभाषा बता दी तो पदार्थ का परिभाषा बता दी, ये गलत है। तो चलो पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ क्या है। तो पदार्थ उसे कहते हैं जिसकी आकृति और आकार, जो इसमें मतलब कि जिसकी आकृति होती है, कुछ ना कुछ आकृति होती है उसमें, कुछ ना कुछ उसमें भार होता है, और उसकी ज्ञान हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय आपको बता दें कि आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा होता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये मान लीजिए यही मार्कर है, तो इसकी आकृति है, कहेंगे हाँ। इसकी द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब भार है, तो कहेंगे हाँ। तो इसकी कैसे हम जान सकते हैं कि ये मार्कर है, तो कहेंगे छू के बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं। तो यही होता है कि पदार्थ हम लोग बड़े आसानी से बता देंगे। कि अगर लिखना है तो आपको बता दें कि ऐसे लिखते हैं पदार्थ। मैं नॉर्मल तरीके से उससे बता रहा हूँ, आप लोग अपने से लिखने का। तो फिर पदार्थ एक बार हेडिंग डाल लेते हैं। पदार्थ में सिर्फ सिर्फ आपको देना है कि आकृति है, आकृति और आकार, कहेंगे कि हाँ है। तो और देखेंगे कि भार है, भार और द्रव्यमान, तो ये द्रव्यमान। और ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों, तो इसका ज्ञात हम लोग सिर्फ इन तीनों चीज़ों से पता कर सकते हैं कि वो पदार्थ है। अगर कहेंगे कि उसमें भैया जिसमें आकृति आकार है, भार है और ज्ञानेंद्रिय हम लोग पता कर सकते हैं क्या है, तो वो मात्र आपको पदार्थ है। आप कहीं पर भी देख सकते हैं, ये मार्कर है पदार्थ है, ये बोर्ड है पदार्थ है, आप जो दूध पीते हैं वो पदार्थ है। और वैसे भी आप ड्रिंक भी हो सकता है करते होंगे, खैर रहने दीजिए। चलिए, तो आप लोग पदार्थ को बता दिए। आइए हम लोग भौतिकी के आधार पर ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, मतलब सॉलिड और लिक्विड और गैस। तो पहले हम लोग गैस ठोस के देखेंगे, ठोस आखिर है क्या। तो ठोस को जानने से पहले आपको बस 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि आकृति, आयतन और आपका ये जो अणु होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ठोस का आकृति देखिए निश्चित होता है। मैं सिर्फ आपको पॉइंट बाय बताऊंगा, आप अपने से लिखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठोस होगा आपका आकृति, आकृति और आकार, आकार। तो ठोस में आकृति और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। मान लीजिए ये पेन है, सॉरी मार्कर है, तो ये बेलनाकार है, ये आकृति इसका है, तो ये दोनों है। और ये ऐसा आकार, सॉरी आयतन। इसका आयतन कोई है तो कहेंगे कि हाँ यह एकदम सटीक और अंदर से भरा हुआ है, तो ये आयतन है, तो इसमें आयतन भी है। तो आएंगे हम लोग इसकी अणु पर। अणु जो इसमें पदार्थ में होते हैं, मान लीजिए डायग्राम में बना देता हूँ। ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप लोग गोला गोला कर लीजिएगा पास मास में। जो इसकी जो मान लीजिए पदार्थ है, इसमें अणु होंगे, कहीं 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 तत्वों से मिलकर एक अणु से बना है। तो इसके अणु जो होते हैं वो बहुत चिपके होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और इनका दूर जो बीच का स्थान होता है वो न के बराबर होता है। और जो इन दोनों का अणुओं के बीच का जो बल होता है उसे अंतराणविक बल कहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो बस इतना ही है ठोस में। अगर आपको
बताना है ठोस में तो डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं कि इसका आकृति और आकार, आकृति और आयतन, और आकृति आयतन दोनों निश्चित होता है, और इसके अणु पास पास होते हैं, एकदम पास पास सटे होते हैं, और इनके बीच अंतराणविक बल मतलब दो अणुओं के बीच का बल बहुत ही अधिक स्ट्रांग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो बस यही होता है पदार्थ, ठोस होता है। ठोस में जैसे आ गया ईटा हो गया, पत्थर हो गया, दीवार हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, बहुत ही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। तो आते हैं हम लोग दूसरे पे, द्रव पे आते हैं। द्रव मतलब लिक्विड। लिक्विड में होता क्या है, इसकी आकृति पहले देखेंगे हम लोग। आकृति क्या, लिक्विड की आकृति संभव है? नहीं संभव है। आप भैया जाए जहाँ गिरा दो उसे तो उसकी आकृति धीरे रहता है, इसकी आकृति क्या संभव है? भैया पानी है, गिलास में लोगे तो वैसी आकृति धर लेगी, लोट और बाल्टी में लोगे तो वैसी आकृति धर लेगी, थाली में लोगे तो वैसी आकृति धर लेगी। तो ऐसी नहीं है कि आकृति है ही नहीं, मतलब कि इसकी आकृति होती है मगर अनिश्चित रूप से नहीं हो, मानी नहीं जाती कि इसकी कौन सी आकृति कब बन पाती है। तो जैसे कि आप ढलान से जाओगे तो ढलान से ढलकते हुए चली जाएगी, तो इसकी आकृति अनिश्चित होती है, माना नहीं जाता कि इसकी आकार और आकृति क्या होती है। आइए आयतन पे। आयतन, तो आयतन का बेस्ट फार्मूला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये एक बीकर है, बड़ा बीकर है, और ये छोटा बीकर है। ये 1 लीटर का है मान लीजिए, और ये 3 लीटर का है, और इसमें भरा मैंने है 1 लीटर पानी, ठीक। और ये इसमें जब इस 1 लीटर पानी को मैं इस वाले बीकर में, इस वाले आयतन वाले बीकर से छोटे वाले आयतन वाले बीकर में डालता हूँ, तो देख सकते हैं आयतन वाले बीकर में डालता हूँ तो ये इसकी आकृति प्राप्त करता है। आकृति तो बदलती है मगर पानी तो 1 ही लीटर का है ना, उसका आयतन 1 ही लीटर है ना, तो इसका आयतन निश्चित होता है। तो आइए इसके अब अणु पे आते हैं हम लोग। अणु की स्ट्रक्चर पहले बना लेंगे हम लोग। ये कुछ इस टाइप से बनेगा स्ट्रक्चर, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और इस अणु का जो होता है, ये दो अणु, जब दो अणुओं के बीच का स्थान होता है ना, वो ठोस की अपेक्षा, जैसे ठोस के पास पास थे उसकी अपेक्षा ये दूर, थोड़े दूर दूर होते हैं। और इनके जो दो अणुओं के बीच का बल मतलब अंतराण्विक बल जो होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो इसमें बस बहुत ही आसान तरीके से समझिए, और आकृति और आयतन समझ गए ना तो अणु भी समझ जाएंगे, और ये तीनों समझ जाएंगे ना तो परिभाषा तो अपने आप से बना लेंगे। यही परिभाषा रहेगा कि जिसका आकृति अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, और जिसके अणु ठोस की अपेक्षा दूर हो, कुछ दूर हो, और इनके अंतराण्विक बल मतलब दो अणुओं के बीच का बल बहुत ठोस की अपेक्षा कम हो, तो ये क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा, ये लिक्विड है। तो आइए हम लोग आते हैं गैस पर। अब गैस पे आएंगे हम लोग। आकृति पहले हम लिख देते हैं। आकृति और आकार दोनों है, समझ जाइएगा, चाहे आप आकृति कहो चाहे आकार कहो। और ये आयतन, आयतन मतलब आयतन या द्रव्यमान भी कह सकते हैं आप, ठीक। और ये अणु। आइए इन 3 टॉपिक में गैस को रख के देखते हैं। तो गैस में होता क्या है, इसकी आकृति अनिश्चित होती है और आयतन भी अनिश्चित होता है। आइए जानते हैं कैसे। मान लीजिए आप कोई गैस लीजिए, गैस सिलेंडर आप देखेंगे, उसमें चाहे जितना गैस भरो भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, मगर उसमें गैस भरेगा, ठीक। तो आकृति क्या है, आप देख सकते हैं हवा चल रही है, कहाँ इसकी आकृति? नहीं है, पहले बिल्कुल नहीं है आकृति इसकी, ये इसमें आकृति है ही नहीं। और आयतन, आयतन इसमें भार तो होता है, मगर क्या आप जान सकते हो कि कितना भार होगा? नहीं पता कर पाओगे, इसीलिए इसका भार भी नहीं पता होगा, तो इसीलिए ये भी नहीं है। तो इसका आते हैं अणु पर। इसके अणु के स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे बनाएंगे, बहुत दूर दूर। अणु जो होता है इसका, ये दो अणुओं के बीच का स्थान जो होता है वो बहुत दूर दूर होता है, ठीक। दोनों की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर होता है। और दोनों के बीच में जो लगने वाला अंतराण्विक बल है, मतलब दो अणुओं के बीच में लगने वाला जो अंतराण्विक बल है वो ना के बराबर होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है यार। आप क्या गैस में क्या आप ऐसे करते हो कि भैया आपने मान लीजिए ये जो
ठोस है, जो मैंने ठोस बताया बहुत पास पास है, इसमें मैं उंगली टैप कर रहा हूँ, क्या इसमें धंस जा रहा है? नहीं धंस रहा है। और ये द्रव है, द्रव दूर दूर होते थे ठोस की अपेक्षा, इसलिए थोड़े दूर दूर है, इसीलिए अंदर जा सकते हैं, उंगली जा सकती है, कहीं पर भी जा सकती है, वो तरल होते हैं। और ये गैस है, गैस में होता है कि आप कहीं पर भी जा हाथ फैलाओ, क्या आपको महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए इसके अणु बहुत ही दूर दूर होता है, और इसमें अंतराणविक बल में दो अणुओं का बीच का बल न के बराबर होता है। आइए एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो 1 मिनट के थोड़ा वीडियो पॉज है, मगर बस स्ट्रक्चर बनाना है। तो देख सकते हैं मैं ये स्ट्रक्चर ये बनाया हूँ, मतलब कि ये डायग्राम बनाया हूँ। तो इस सारणी से हम समझते हैं, बहुत ही आसान, इस सारणी को समझ जाएंगे तो परिभाषा आपको पता चल जाएगा। ये समझने का सबसे आसान तरीका है। मैंने तो वो पूरा परिभाषा बताया कि क्या होता है क्या होता है। तो आइए इसके बारे में आप समझते हैं। और मैं पूछूंगा भी कि क्या ठोस की आकृति आकार दोनों निश्चित होती है? कहेंगे हाँ, मैंने बताया था। आयतन आयतन निश्चित होता है? कहेंगे कि हाँ। और ठोस का जो अंतराणु बीच का दोनों बीच का बल होता है, अंतराणु बल होता है, वह होता है अधिक। यह अधिक होता है, इंक्रीज, ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। और द्रव के बारे में आते हैं। द्रव की आकृति होती है, आकार होता है? नहीं। द्रव का आयतन होता है? हाँ। वो 1 लीटर पानी है तो किसी बर्तन में रखो यार, वो 1 लीटर ही रहेगा ना। वही बात है, चाहे आप कितना भी, चाहे जहाँ दूर चले जाओ, आप 5 फुट के हो तो 5 ही फुट के रहोगे ना, है कि नहीं? तो वही बात है। तो दोनों अणुओं के बीच का बल इसमें होता है कम, ठीक, इसमें कम होता है। और अगर पूछे कम क्यों होता है तो कह देंगे ठोस की अपेक्षा कम होता है, मुझे जो ये ठोस है उसकी अपेक्षा थोड़ा कम होता है। आयतन गैस में ना तो आकृति होती भैया, ना तो आयतन होता है, और दो अणु के बीच का बल न के बराबर, मतलब शून्य मान सकते हैं आप। न के बराबर मतलब शून्य होता है। तो यही था भौतिकी के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, जो आप हर पिछले वर्षों से रट के आए हैं कि ठोस द्रव गैस है। तो ये इतना ही है। मगर आइए अब रासायनिक के आधार पर भी देखते हैं ना। रासायनिक के आधार पर तो बहुत बड़ा पदार्थ का वर्गीकरण है। चलिए भैया, रासायनिक के आधार पर, भौतिकी के आधार पर तो ये तो भी ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर रासायनिक के आधार पर है। रासायनिक के आधार पर तो आते हैं रासायनिक के आधार पर क्या है। रासायनिक के आधार पर पदार्थ को कितने रूप में बांटा गया है। तो पहले आते हैं कि रासायनिक के आधार पर कितने रूप में बांटा है? 2 रूप। एक होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। सॉरी, अशुद्ध पदार्थों को हम लोग मिश्रण कहते हैं, ठीक। तो समझते हैं पहले कि शुद्ध पदार्थ क्या है। शुद्ध पदार्थ के बारे में अंदर जानेंगे, पहले शुद्ध पदार्थ को जानेंगे और अशुद्ध पदार्थ दोनों के बारे में जानेंगे, फिर उन दोनों के अंदर भी बहुत ही डिटेल्स में है, तो उनको भी अभी बताऊंगा। तो पहले आएंगे हम लोग शुद्ध पदार्थ में कि आखिर है क्या शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ देखते हैं। शुद्ध पदार्थ में कैसे बताऊँ कि क्या है। हाँ, एग्जाम्पल किससे बताता हूँ कि चावल है और दाल चावल, वो अशुद्ध है ना, मतलब कि अशुद्ध है कि किसी प्रकार का शुद्ध है, तो इसमें मिलावट हो गया तो वो अशुद्ध हो गया, है कि नहीं? तो ऐसा ये भी है, शुद्ध है। शुद्ध, सोना चांदी खरीदने जाते हो तो भैया कहते हो कि भैया मुझे 24 कैरेट का गोल्ड दे दो। 24 कैरेट का गोल्ड कहाँ मिलेगा भाई, पागल हो? नहीं मिलता 24 कैरेट का गोल्ड अब, सब मिश्रण है, सब समझ रहे हो, सब दलाली करते हैं आप सोनार। चलो, शुद्ध पदार्थ के बारे में हम जानेंगे कि यह एक ही अणु से मिलकर बनता है, एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बनते हैं, ठीक, एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं। समझिए समझिए कि क्या आपने सोना लिया है, ठीक, तो क्या वो चांदी से मिलकर बना है? नहीं ना, वो सिर्फ सोना ही है।
क्या आपने चांदी लिया है तो क्या वो लोहे से मिलकर बना है? नहीं, वो सिर्फ चांदी ही है। तो इसमें यही बताएंगे परिभाषा में कि एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब होता है। और जो स्टील आते हैं वो सब मिश्रण होते हैं। तो चलिए, अशुद्ध पदार्थ तो आप जान चुके हैं। आते हैं अब अशुद्ध पदार्थ हमारे में। अशुद्ध पदार्थ का मतलब ही मिश्रण है। आपके मजहब में जो होता है, क्या आप मिश्रण करते हो? आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो मिक्स है। आप पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद कर रहे हो, मिक्सर है। वही बात, मिश्रण है ये। और अशुद्ध पदार्थ मतलब जिसमें जिसमें मतलब कि दो अलग अलग अणुओं के रूप को लेकर मिलाया गया हो, उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक, दूध वाला बेचता है पानी दूध, भैया मिश्रण है कि नहीं? ऐसे ही होता है। विलयन है, वो भी एक मिश्रण है कि नहीं? अब आप अपने से बना सकते हो ना, नाम में ही छिपा है परिभाषा। अशुद्ध पदार्थ जिसमें मिश्रण अथवा मिक्सर है, भैया जिसमें मिलावट हो वो अशुद्ध है, और जिसमें नहीं मिलावट हो वो शुद्ध है। सीधी बात। तो बस इतना ही था। और आगे अब चलते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ में। पहले शुद्ध पदार्थ में कितने क्या होते हैं? तो शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। ठीक, इसे एलिमेंट्स कहते हैं, इसे कंपाउंड्स कहते हैं इंग्लिश में। फिलहाल में मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ लीजिएगा। तो तत्व क्या होते हैं, पहले आप लोग तत्व के बारे में ध्यान दें। तो तत्व आइए समझते हैं यहाँ पर। तत्व आखिर है क्या? तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हीं को तत्व कहते हैं। तत्व या एक ऐसे सबसे छोटी अणु होते हैं जिनको कभी रासायनिक या कभी किसी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, वह स्वतंत्र होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। तत्व है जैसे हमारा हाइड्रोजन है भैया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ऐसे एक्सेट्रा कुछ है। तो इन लोग को तत्व ही कहते हैं। किन्हें? कि भैया जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, इन्हें तत्व कहते हैं। ठीक, बहुत ही आसान परिभाषा के साथ समझा रहा हूँ। और आते हैं हम लोग यौगिक पे। यौगिक आखिर है क्या? यौगिक मतलब कंपाउंड्स। यौगिक कंपाउंड्स, अगर तत्व को आप जान गए ना तो यौगिक बहुत आसान है। बस सिंपल भाषा में कहना है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से प्राप्त पदार्थ को यौगिक कहते हैं। डायरेक्ट भैया हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, H+O2 होता है ना, H+O2। ठीक, H2 होता है। तो यही होता है। और दो मतलब कि तत्वों के मिलान से होता है ये। एन ले लो भैया, Cl2 प्लस NaCl, नमक। दो तत्व हमने लिए, दोनों को मिलाया, रासायनिक अभिक्रिया कराई दोनों के बीच में, और हमें क्या प्राप्त हुआ? नमक। मतलब एक यौगिक प्राप्त हुआ जिसे हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, है कि नहीं? कुछ नहीं यूज भी करते हैं, मगर यौगिक की परिभाषा यही है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो प्राप्त पदार्थ होता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग अब। ये भी यौगिक है और ये तत्व है। अब इन दोनों परिभाषा मैंने बताया आपको। चलिए आते हैं पहले इस पे। आप जो हम लोग पहले अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो आते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पे। या फिर ऐसे बता सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या है, मैंने बताया। तत्व क्या है, फिर इसके अंतर्गत लिखो, इसके अंतर्गत लिखो, फिर यौगिक के अंतर्गत लिख दो, फिर उसके बाद ये मैं जो बता रहा हूँ उसके ये लिख के इसके अंतर्गत लिखते जाओ, है कि नहीं? मगर लाइन से लिखोगे तो अच्छा लगेगा। तो आइए, अशुद्ध पदार्थ मतलब मिश्रण क्या आता है? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, आइए समझते हैं समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। समांगी, देखिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना तो कह रहा हूँ कि हर हेडिंग में उसका परिभाषा छुपा है। समांगी मिश्रण, मिश्रण मतलब मिलावट, समांगी मतलब समान, समान तत्व जो मतलब समान अणु जो हो गए, कि मान लीजिए समान समान समान
आराम से समांगी होंगे। ठीक, तो समांगी का मतलब यही है कि समान अणुओं को जो हम लोग मिलाते हैं तो जो प्राप्त होता है मिश्रण, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण जो होता है वो आपस में मिल जाते हैं आसानी तरीके से, हम लोग उसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या हम बालू और चीनी ले देख पाएंगे? हाँ भैया, वो देखा जा सकता है। बालू भैया अलग कर दो, पत्थर है, चीनी मीठी है, उसे अलग कर दो, या फिर घोल दो उसे पानी में, चीनी घुल जाएगी, बालू अलग हो जाएगा, ये प्राप्त होगा। समांगी मिश्रण नहीं है ये। समांगी मिश्रण है दूध है, दूध है कि नहीं, दूध और हल्दी का मिश्रण समांगी मिश्रण है। असमांगी मिश्रण के अंतर्गत बहुत ही आते हैं, मगर समांगी मिश्रण के शायद अंदर वो नहीं आएगा, दूध हल्दी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग हल्दी को अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसका रंग परिवर्तन होगा, तो वो समांगी मिश्रण है नहीं। वो मुझसे मिश्रण है मगर वो भी समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण जिसमें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। आप एग्जाम्पल में नमक चीनी का घोल, नमक चीनी नहीं, नमक और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल, शरबत हो गया, ये सब समांगी मिश्रण है, कॉमन मैन्स की बात है। चलो आइए हम लोग आते हैं विषमांगी मिश्रण पे। विषमांगी मिश्रण आखिर है क्या? विषमांगी मतलब जैसे समांगी मिश्रण का ही उल्टा, समांगी मिश्रण का ही उल्टा, ऐसे मिश्रण जो दो अलग अलग अणुओं से मिलकर बने होते हैं विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जो दो एक अणु मैंने कुछ और लिया, एक अणु और कुछ और लिया, मिलाया, फिर भी नहीं मिल पाए, अपनी आंखों से देखा जा सकता है, वो विषमांगी मिश्रण है। जैसे कि लौह चूड़ मतलब कि पत्थर हो गया और लोहा हो गया, मिक्स कर दें, आप कहेंगे कि नहीं दिख रहा है, तभी भी आप पहचान में आ जाएंगे। चुम्बक लाओ भैया, रगड़ दो, चुम्बक में सारे लौ चिपक जाएंगे तो पता हो जाएगा। तो ये भी समांगी मिश्रण है। ये तो कुछ खास नहीं था समांगी मिश्रण का, ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ है नहीं। समांगी मिश्रण समान वाले, अभी समांगी मिश्रण विसमान वाले, वही बात है। तो आइए फिर से आके हम लोग इस वाले पे, अब आते हैं हम लोग तत्व पे। तत्व तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। तो आइए समझते हैं धातु क्या है। धातु जानते हो, जो जिसमें धातु का एक मैं अलग से कभी बहुत बड़ा वीडियो बना दूंगा धातु अधातु उपधातु का, कैसे तो समझाने के लिए है कि धातु वो होते हैं जिसमें विद्युत आवेश, विद्युत और उष्मा गतिशील हो, उसमें वो धातु कहलाती है। जो या फिर जो हमें आयन में घुल के H+ आयन दे, वो धातु कहलाती है। ठीक, ऐसे होते हैं धातु। तो इन दोनों को बस ऐसे समझिए कि जो विद्युत और उष्मा के सुचालक हैं, मतलब जो उसमें अपने अंदर वो चला सकते हैं उन दोनों को, तो वो धातु कहलाते हैं। और जो अंदर अपने नहीं चला पाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। उपधातु का धातु का मूल रूप है जैसे कि सोना हो गया, लोहा हो गया, ये सब है। उपधातु हो गया उधर हो गया, लकड़ी उकड़ी हो गया, सब उपधातु हैं। तो इन दोनों का टॉपिक जो है बहुत ही बड़ा है। इन तीनों का टॉपिक जो बहुत बड़ा है, जो आपको लगभग टेंथ में मिला दिखेगा। ये तीनों धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु क्या है? दोनों का मिश्रण है। दोनों को भैया मिक्स कर दिए, मस्त, अब प्राप्त हो गया उपधातु। ऐसा ही होता है। उपधातु मतलब दोनों का मिश्रण। बहुत ही आसान बड़ा है कि जिसमें धातु और उपधातु की मिक्सर हो उसे उपधातु कहते हैं। आसान भाषा में सिर्फ समझा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा, मान लीजिए कभी 10th का पढ़ाऊंगा, तो धातु अधातु उपधातु को भी बता दूंगा। ठीक, और यही था। अब आते हैं हम लोग, और हाँ, मान लीजिए अधातु को आप लोग आयन में घोलते हैं ना, तो ये GOH- आयन देता है, ये ध्यान रखिएगा। ये मेन एग्जाम्पल है। इन दोनों को भैया नंबर कब पक्के आपके एग्जाम में। आइए है यौगिक पे हम लोग आते हैं। आखिर यौगिक है क्या? यौगिक तो हम लोग बताएं, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर प्राप्त पदार्थ को यौगिक कहते हैं। कंपाउंड्स क्या है? वही है, दो से अधिक दो पदार्थ के प्राप्त यौगिक है। तो आइए, ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। ये होते, एक होता है पहला कार्बनिक यौगिक,
और दूसरा हो गया हमारा अकार्बनिक यौगिक। ये दो प्रकार के होते हैं यौगिक, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। आइए समझते हैं कि कार्बनिक यौगिक है क्या। कार्बनिक यौगिक आपको फिर से शुरुआत से बता दूं कि पहले में बताया कि हर चीज में नाम में ही उसका परिभाषा छुपा हुआ है। इसके नाम में भी परिभाषा छुपा हुआ है, इसके नाम में भी उसका परिभाषा छुपा हुआ है। कार्बनिक, कार्बन नाम सुन रहे हो, कार्बन सी यार, कार्बन सी, ठीक। तो नाम से कन्फर्म है, जिस यौगिकों में कार्बन पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। CH4, CH3, CO2, ये सब कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इसमें C और H मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मूल रूप से पाया जाता है। हाइड्रोजन कभी कभी नहीं पाया जाता है, मगर कार्बन तो कन्फर्म ही पाया जाएगा भैया। हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ, कार्बन तो दिख रहा है, तो पता कर सकते हैं ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक। जिसमें कार्बन पाए जाते हैं वो कार्बनिक यौगिक। बहुत ही आसान भाषा है, बस लिखना है आपको। आप अगर दिमाग में बैठा लिए ना तो कुछ नहीं पाएगा कोई, आपको पैबा न करी के हूँ, समझ रहा है। चलिए आते हैं अकार्बनिक यौगिक। नाम में कन्फर्म है कि अकार्बनिक, अ मतलब नहीं, कार्बनिक मतलब कार्बन, यौगिक मतलब कंपाउंड। क्या ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं वो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे H2O वगैरह वगैरह, ग्लूकोज हो गया, ये सब अकार्बनिक है। ग्लूकोज शायद उसमें कार्बन है, तो ये सब अकार्बनिक है। NaCl, Cl में समझना कि सी आ गया तो है, कार्बन आना चाहिए, कार्बन। सी का बस इसका वो संकेत बताया हूँ कि कार्बन आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन अनुपस्थित होते हैं तो इन यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैं एक बार अच्छे से बना दूंगा, एक मिनट। यह फिर समझाऊंगा मैं रिवीजन पे। चलिए, तत्व, यौगिक और मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, सॉरी, अकार्बनिक यौगिक, ठीक। ये होता है रासायनिक आधार पर। अब हम लोग रुकिए बस 1 मिनट में, तुरंत मैं बताता हूँ कि दोनों जब पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, तो एक बार लास्ट वीडियो में समझेंगे थोड़ी कुछ मिनट में। तो आते हैं पहले। तो दोस्तों मैं डायग्राम बना चुका हूँ, मतलब कि ये पूरा बना चुका हूँ। आपको समझाने के बाद समझा दूँ कि कितने कितने प्रकार के होते हैं उसके वर्गीकरण के आधार पर। तो पदार्थ का वर्गीकरण जो आप सभी पहले से बताते थे कि ठोस द्रव गैस है, तो ठोस द्रव गैस है आपके पास, सही है, मगर आप बड़े लेवल पे आ चुके हो तो ठोस द्रव गैस अब नहीं बताना है। अब वो जो रासायनिक आधार तो कार्बनिक भौतिकी के आधार पर था, अब रासायनिक के आधार पर भी बताना है आपको। कहेंगे कि पहले आपको बताना है कि आप भैया क्या पूछ रहे हैं, भौतिकी के आधार पर कि रासायनिक के आधार पर। आप कहेंगे कि भौतिकी के आधार पर बताओ तो आप बताएंगे भैया 3 प्रकार के होते हैं, ठोस मतलब सॉलिड, द्रव मतलब लिक्विड, और गैस, ठीक। तो आते हैं अब, अगर कोई पूछा कि रासायनिक आधार पर बताओ कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कहेंगे कि 2 प्रकार के। पहला होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ जिसे मिश्रण भी हम लोग कहते हैं, ठीक। अब अशुद्ध पदार्थ पे आएंगे तो कहेंगे, कोई पूछेगा कि अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्र 2 प्रकार के, एक होता है तत्व होता है, दूसरा होता है यौगिक। आइए, अगर कोई पूछा कि अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो कहेंगे 2 प्रकार का। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब आते हैं तत्व पे। अगर कोई पूछा कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार के, धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है। अब आते हैं यौगिक पे, और यौगिक 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक और यौगिक मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बस इतना ही था, मगर आप अच्छे से अगर समझे होंगे तो मस्त तरीके से अपने से एग्जाम्पल, अरे सॉरी, परिभाषा बना सकते हैं। तो अगर ये जो तीन हैं, धातु, अधातु, उपधातु, जो मैंने अच्छे तरीके से नहीं समझाया, मात्र छोटी जो भाषा में समझाया है, अगर
मैं कभी 10th का रिवीजन क्लास को लूँगा, वीडियो बनाऊँगा कभी, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से इन तीनों को बहुत ही अच्छी तरीके से डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए। लाइक सब्सक्राइब पर जरूर करिएगा। धन्यवाद।